हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे उत्सर्जन तंत्र के बारे में। पीछे तो हमने टॉपिक पढ़ा है मूत्र निर्माण की क्रियाविधि या यूरिन फॉर्मेशन मैकेनिज्म, और आज हम बात करें उत्सर्जन से संबंधित रोग। देखो यहाँ पे जो किडनी होती है, वो किडनी का जो मुख्य कार्य क्या होता है, ब्लड में जो यूरिया की मात्रा है उनको अलग कर, उनको छान कर शरीर से क्या है वो यूरिया को बाहर निकालती है। ये किडनी का मुख्य कार्य होता है। लेकिन कई बार किडनी किसी कारण वजह से किडनी अपना जो काम वो प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाती है, तो इस वजह से ब्लड में क्या है यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है ना। यूरिया की मात्रा जो अदर जो है उनकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो उत्सर्जन से संबंधित हम यहाँ पे रोगों के बारे में बात करें कि एक मनुष्य शरीर में किडनी से संबंधित या उत्सर्जन से संबंधित कौन कौन से रोग हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम 18 रोगों के बारे में हम बात करेंगे जो किडनी की वजह से उत्पन्न होते हैं। तो सबसे पहला रोग होता है यूरेमिया रोग। यूरेमिया नाम से पता चल रहा है कि यूरिया की मात्रा ज़्यादा होना, किसमें, ब्लड में। अब ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा कब होगी, जब किडनी अपना काम प्रॉपर ढंग से नहीं कर पाएगी, या किडनी जो ब्लड में यूरिया को छान रही है वो ढंग से नहीं छान रही है, तो ब्लड में क्या हो जाएगी, यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अब यूरेमिया जो अवस्था या रोग होता है वो कब हम मानेंगे, इनका लेवल कितना है। तो यदि यूरिया की मात्रा ब्लड में 10 मिलीग्राम से लेकर 30 मिलीग्राम से ज़्यादा हो रही है, 10 से लेकर के 30 मिलीग्राम से ज़्यादा हो रही है पर 100 ml, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है 10 to 30 मिलीग्राम पर 100 ml, ठीक है। तो 100 ml ब्लड में यदि यूरिया की मात्रा 10 से लेकर 30 मिलीग्राम के बीच यानी से ज्यादा हो रही है, तो वो अवस्था कौन सी कहलाती है, यूरेमिया अवस्था कहलाती है, ठीक है। जब यह अवस्था मनुष्य शरीर में उत्पन्न होती है तो मनुष्य की क्या हो सकती है, डेथ या मृत्यु भी हो सकती है। तो पहला रोग तो आपका यूरेमिया रोग है। तो यूरेमिया रोग में आपको क्या ध्यान रखना है कि यदि ब्लड में यूरिया की मात्रा 10 मिलीग्राम से 30 मिलीग्राम से ज्यादा हो जाती है, तब यह अवस्था या रोग कौन सा कहलाता है, यूरेमिया अवस्था या रोग कहलाता है, ठीक है। और इसमें क्या हो जाती है, मनुष्य शरीर की या मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। दूसरा आता है गाउट का रोग। गाउट के रोग की अगर हम बात करें तो गाउट का रोग होता है अनुवांशिक रोग। अब ये अनुवांशिक रोग किसे कहेंगे, अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होने वाला जो रोग होता है उस रोग को हम बोलते हैं अनुवांशिक रोग, ठीक है ना। एक पीढ़ी से यानी गाउट के रोग में क्या होता है, ब्लड में यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है। यूरेमिया रोग में तो क्या हो रहा है, यूरिया की मात्रा ज्यादा हो रही है, और गाउट के रोग में क्या होता है, यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। अब ये यूरिक अम्ल की मात्रा जो ज्यादा हो रही है ब्लड में, उस यूरिक अम्ल का जमा होना स्टार्ट हो जाता है कहाँ पे, संधियों में। अब ये संधियाँ क्या होती है, जब दो हड्डियाँ आपस में जुड़ती है तो जुड़ने वाला जो स्थान उसको हम क्या बोलते हैं, संधियाँ या जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे कोहनी का ये वाला जो पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं, संधि बोलते हैं। एक घुटना है ना, जोड़ बोलते हैं ना, तो वहाँ पे उसका यूरिक अम्ल का क्या होता है, जमा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से पेन होता है, दर्द होता है, ठीक है। यह अवस्था कब उत्पन्न होती है, या यह अवस्था कब प्रभावी होती है, जब हमारे शरीर में पानी की कमी हो रहा है, निर्जलीकरण हो रहा है, जब हम उपवास रख रहे हैं, उस कंडीशन में यह अवस्था ज्यादा प्रभावी हो जाती है। तो दूसरा हो गया गाउट का रोग, ठीक है। तो गाउट का रोग में आपको सबसे पहली बात क्या ध्यान रखनी है, अनुवांशिक रोग होता है, और इस रोग में क्या होता है, ब्लड में यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से संधियों में यूरिक अम्ल का जमाव हो जाता है, और संधियों में क्या होता है, दर्द होता है। और सबसे ज्यादा प्रभावी कब होता है यह रोग, जब हम उपवास रख रहे हैं, हमारे शरीर में पानी की कमी हो रही है, तभी प्रभावी हो जाता है। तीसरा हम बात करते हैं व्रत पथरी या किडनी स्टोन के बारे में। किडनी स्टोन, पथरी का बढ़ना किडनी में, किसमें, किडनी में। तो यह अवस्था कब उत्पन्न होती है, जब हमारे ब्लड में यूरिक अम्ल के क्रिस्टल, यूरिक अम्ल की जो क्रिस्टल है वो एंड कैल्शियम ऑक्जेलेट, यहाँ पे लिखा है पेल्विस में। अब पेल्विस के बारे में भी हमने बात की थी, पेल्विस वाला बात, पेल्विस हम किसे कहेंगे, हम किडनी से जो मूत्र वाहिनियां जहाँ से किडनी की जिस बात से निकलती है, या किडनी का अग्रभाग जो कि प्यालेनुमा होता है या कीपनुमा होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। तो मूत्र वाहिनी का जो अग्रभाग जो कि कीपनुमा होता है, उस भाग को हम क्या बोलते हैं, पेल्विस बोलते हैं। तो पेल्विस वाले भाग में, किडनी के
ग्रेन्यूल्स वाले भाग में क्या होता है, यूरिक अम्ल व कैल्शियम ऑक्सीडेट व फॉस्फेट लवण का जमाव हो जाता है। ठीक है ना, इसका यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सीडेट व फॉस्फेट लवण का जमाव हो जाता है। जमाव होने की वजह से जो यूरिन किडनी से कहां पे जा रहा है, मूत्राशय में जा रहा है, उनमें क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। और कौन सा रोग उत्पन्न होगा, किडनी स्टोन रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, ये रोग हो गया। चौथा रोग हम बात करते हैं ब्राइट का रोग, या फिर इसको बोलते हैं नेफ्रिटिस। ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस। अब ब्राइट के रोग में क्या होता है, ब्राइट के रोग में एक जीवाणु आता है, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु। कौन सा जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकाई कुल का एक जीवाणु है। उनका संक्रमण जब हमारी किडनी में हो जाता है, ठीक है ना, हमारी किडनी के कौन से भाग में, केशिका गुच्छ या ग्लोमेरुलस में हो जाता है, जिनके कारण क्या है कि केशिका गुच्छ की जो झिल्ली होती है उनकी पारगम्यता बढ़ जाती है। जब उनकी पारगम्यता बढ़ेगी तब ब्लड में उपस्थित जो प्रोटीन के जो अणु है वो कहाँ पे आ जाएंगे, छन करके छन्नित पदार्थ में या पीसीटी वाले भाग में आ जाती है, जिसकी वजह से हमारे शरीर से अनावश्यक रूप से प्रोटीन हमारे शरीर से बाहर निकलती है। तब ये रोग कौन सा हो जाता है, ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस। ठीक है ना, तो नेफ्रिटिस रोग में क्या होता है, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु का संक्रमण होने की वजह से केशिका गुच्छ की जो झिल्ली होती है उनकी पारगम्यता बढ़ जाती है। जब उनकी पारगम्यता बढ़ेगी तब ब्लड में उपस्थित जो प्रोटीन के जो अणु होते हैं उस अणु कहाँ पे आ जाते हैं, पीसीटी वाले भाग में, जिनको आबाद में यूरिन के साथ बॉडी से बाहर आउट कर देते हैं। तो यह अवस्था क्या होती है, ब्राइट का रोग या नेफ्रिटिस। ठीक है ना, नेफ्रिटिस में स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु होगा, केशिका गुच्छ को क्या कर रहा है, वो संक्रमण कर रहा है और पारगम्यता बढ़ जाती है उनकी झिल्ली की, जिसकी वजह से ये हो रहा है। उनके साथ साथ में एक अवस्था और होती है, नेफ्रिटिस रोग में क्या होता है, यदि यह रोग मनुष्य शरीर में लंबे समय से, तो उस कंडीशन में जो हमारे जो उत्तक है या रोगी के जो उत्तक होते हैं उसमें तरल पदार्थों का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो तरल पदार्थों के जमाव होने से क्या है, उस उत्तक में सूजन आ जाएगी, तो वो अवस्था कौन सी कहलाएगी, एडिमा अवस्था। कौन सी अवस्था कहलाएगी, एडिमा अवस्था। ठीक है ना, तो ये एक होगा ब्राइट का रोग, दूसरा होगी एडिमा अवस्था। तो एडिमा अवस्था में क्या होता है, यदि नेफ्रिटिस रोग लंबे समय से, तो उस अवस्था में हमारे उत्तक या जो जिसमें ये नेफ्रिटिस रोग हो रहा है उस मनुष्य की, उस रोगी की हम बात करें, तो उस रोगी के जो उत्तक होते हैं उसमें तरल पदार्थों का जमाव होना स्टार्ट हो जाता है। और जमाव की वजह से उसके जो पैर होते हैं, हाथ होते हैं, उसमें क्या आ जाती है, सूजन आना स्टार्ट हो जाती है। और वो अवस्था कौन सी कहलाती है, एडिमा अवस्था। ये इसको दूसरा नाम ड्रॉप्सी भी बोलते हैं, ड्रॉप्सी अवस्था भी कहलाती है। अब हम बात करते हैं ग्लाइकोसोडियम ब्लड बनता है ग्लूकोज से, है ना। तो यदि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा अगर ज्यादा हो रही है ना, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होगी तो किडनी उस ग्लूकोज को यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालना स्टार्ट कर देती है। तो यह अवस्था कौन सी, ग्लाइकोसोडिया। तो यदि किडनी यूरिन के साथ ग्लूकोज को सामान्य अवस्था से ज्यादा अगर बाहर निकाल रही है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसोडिया अवस्था बोलते हैं। ठीक है ना, तो यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा का ज्यादा होना, वो उनका उत्सर्जन होना, कौन सी अवस्था कहलाती है, ग्लाइकोसोडिया। अब छठा इसका रोग हम बात करते हैं डिस्यूरिया। अब ये डिस्यूरिया अवस्था क्या होती है, यदि हमें मूत्र त्याग के समय अगर हमें दर्द हो रहा है और यह दर्द की जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं डिस्यूरिया। इसमें मैंने यहाँ पे क्या है, मूत्र त्याग के समय दर्द की अवस्था डिस्यूरिया कहलाती है। नेक्स्ट 7 नंबर का जो डिजीज या रोग आता है, पॉलीयूरिया। तो पॉली का अर्थ होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो यदि हमारे शरीर में सामान्य अवस्था से या सामान्य मात्रा से ज्यादा यूरिन का निर्माण हो रहा है तो वो अवस्था कौन सी है, पॉलीयूरिया है। ठीक है ना, तो ये अवस्था कब उत्पन्न होगी, जब हमारा नेफ्रॉन जल का पूर्ण अवशोषण नहीं करेगा। अब जल का पूर्ण अवशोषण नहीं होगा तब उस स्थिति में क्या होता है, यूरिन का निर्माण ज्यादा होगा, तो अवस्था कौन सी कहलाएगी, पॉलीयूरिया। इसमें कि पॉलीयूरिया में क्या लिखा है, नेफ्रॉन के द्वारा जल का पूर्ण अवशोषण नहीं होना। अब जल का पूर्ण अवशोषण नहीं होगा तब क्या होगा, यूरिन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी, तो उस रोग को या उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया क्या होता है, यूरिन की मात्रा सामान्य से ज्यादा बनना। ज्यादा क्यों बनेगी, क्योंकि नेफ्रॉन भाग के द्वारा जल का पूर्ण अवशोषण नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रोग होता है सिस्टिस। नेक्स्ट रोग नाम है सिस्टिस। अब सिस्टिस रोग भी होता है वो जीवाणु के संक्रमण की वजह से होता है।
यहाँ पे जीवाणु का संक्रमण कहाँ पे हो रहा है? मूत्राशय में हो रहा है। ठीक है, देखिए मूत्राशय में जीवाणु का संक्रमण हो रहा है और मूत्राशय में जब संक्रमण होगा तब जीवाणु क्या कर रहा है? मूत्राशय की जो कोशिका ऊतक वगैरह उनको क्या करता है? नष्ट करता है धीरे धीरे। जो वो नष्ट करेगा तो हमें क्या होगा? पेन होगा। तो उस अवस्था पर क्या बोलते हैं? सिस्टिस। ठीक है ना। तो यहाँ पे जीवाणु का संक्रमण दो भाग में हो रहा है। एक तो पेल्विस वाले भाग में हो रहा है जिसकी वजह से प्रोटीन के अणु की पारगम्यता बढ़ रही है, अनावश्यक रूप से हमारी बॉडी से प्रोटीन बाहर निकल रहा है। तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? नेफ्रिटिस या ब्राइट करो। और यहाँ पे जीवाणु का संक्रमण कहाँ पे हो रहा है? मूत्राशय में हो रहा है जिसकी वजह से कोशिका ऊतक नष्ट हो रहे हैं। तो कोशिका ऊतक जब नष्ट होंगे तब हमें क्या होगा? पेन होगा। ये अवस्था क्या कौन सी कहलाती है? सिस्टिस। अब आती है डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस रोग। डायबिटीज इंसिपिडस रोग होता है एडीएच हार्मोन की वजह से। एडीएच हार्मोन, एडीएच की फुल फॉर्म क्या होती है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ए का होगा एंटी, डी का होगा डाई और एच का होगा हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच हार्मोन। और यह हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है? जल के पुनः अवशोषण के लिए। ठीक है, तो कई बार क्या होता है हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन का स्त्राव बहुत कम होता है। जब एडीएच हार्मोन का स्त्राव कम होगा तब क्या डीसीटी वाला पार्ट, किडनी के जो डीसीटी वाला पार्ट या दूरस्थ नलिका में जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा और यूरिन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। तो यह अवस्था कौन सी कहलाती है? इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस रोग कहलाएगा। यहाँ पे मैंने लिखा है एडीएच के कम स्त्राव के कारण डीसीटी में जल का पुनः अवशोषण नहीं हो रहा। एडीएच का मुख्य कार्य क्या होता है? नेफ्रॉन के डीसीटी वाले पार्ट में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना। ये तो एडीएच हार्मोन का कार्य। यदि एडीएच हार्मोन का सिक्रेशन या स्त्राव कम हो रहा है तो जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा। जब जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा तब क्या होगा? यूरिन की मात्रा बढ़ेगी या जल बॉडी से ज्यादा बाहर निकलेगा, है ना। तो ये हो गया डायबिटीज इंसिपिडस। अब हम बात करते हैं ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया, अब ओलिगोयूरिया क्या होता है? देखो, एक स्वस्थ मनुष्य में जितना यूरिन बनना चाहिए था उतना नहीं बन रहा है, उनसे कम मात्रा में बन रहा है। तो यह अवस्था कौन सी कहलाती है? ओलिगोयूरिया। तो ओलिगोयूरिया में मैंने क्या लिखा है? मूत्र सामान्य मात्रा से कम का बनना। ठीक है ना। तो सामान्य मात्रा से अगर कम मात्रा में यूरिन का निर्माण हो रहा है तो यह अवस्था ओलिगोयूरिया कहलाती है। 11 हम बात करते हैं प्रोटीनूरिया। प्रोटीनूरिया प्रोटीन से संबंधित है। तो प्रोटीनूरिया क्या होती है? प्रोटीन की मात्रा मूत्र में सामान्य से अधिक होना। यदि हमारे शरीर से प्रोटीन की मात्रा ज्यादा निकल रही है यूरिन के रूप में या यूरिन के साथ, तो यह अवस्था क्या कहलाती है? प्रोटीनूरिया। ठीक है। प्रोटीनूरिया के बाद आता है एल्बुमिनूरिया। एल्बुमिनूरिया, एल्बुमिन में क्या होती है? प्रोटीन होती है। प्रोटीन का एक प्रकार होता है एल्बुमिन प्रोटीन, जो मोस्टली एंडो में आपको देखने को मिलती है ना। एल्बुमिन जो प्रोटीन होती है वो अगर यूरिन के रूप में अगर बाहर निकल रही है या यूरिन के साथ में अगर बाहर निकल रही है तो कौन सी अवस्था कराएगी? एल्बुमिनूरिया, है ना। एल्बुमिनूरिया, एल्बुमिन की मात्रा सामान्य से ज्यादा होना। एल्बुमिन की मात्रा सामान्य से ज्यादा होना किसमें? यूरिन में। तो यह अवस्था कौन सी कराएगी? एल्बुमिनूरिया। नेक्स्ट आती है कीटोनूरिया। कीटोन बॉडी या कीटोन के बारे में, कीटोन काय के बारे में आपने पढ़ा होगा ना, जैसे कि एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल क्या होता है? कीटोन काय होता है। तो यदि कोई कीटोनूरिया, यदि कोई कीटोन काय यूरिन के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है या यूरिन के साथ में हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, उसको बोलते हैं कीटोनूरिया। ठीक है ना। कीटोनूरिया, तो यूरिन में कीटोन काय की मात्रा सामान्य से अधिक होना क्या कहलाएगा? कीटोनूरिया अवस्था या रोग कहलाएगा। एक आता है हेमेटोयूरिया। हेमेटोयूरिया, हेमेटोयूरिया क्या होती है? यदि हमारी यूरिन के साथ में अगर आरबीसी बाहर निकल रही है, यूरिन के साथ में आरबीसी का बाहर निकलना कौन सी अवस्था कहलाती है? हेमेटोयूरिया कहलाती है। देखो, कई बार हम देखते हैं कि यूरिन का जो कलर होता है वो मोस्टली रेड आता है, तो हम कहते हैं यूरिन के साथ में ब्लड बाहर निकल रहा है। ठीक है ना। तो वो अवस्था कौन सी होती है? हेमेटोयूरिया होती है। हेमेटोयूरिया, तो हेमेटोयूरिया अवस्था में क्या होती है? यूरिन के साथ में आरबीसी का बाहर का निकलना क्या कहलाती है? हेमेटोयूरिया कहलाती है। एक आती है हीमोग्लोबिनूरिया। हीमोग्लोबिनूरिया, यदि यूरिन के साथ हीमोग्लोबिन बाहर निकल रहा है, यूरिन के साथ एचपी की या यूरिन में एचपी की उपस्थिति क्या कहलाती है? हीमोग्लोबिनूरिया कहलाती है। हीमोग्लोबिन को शॉर्ट रूप से हम लिखते हैं एचपी। ठीक है ना। एचपी कहलाती है। तो
हीमोग्लोबिन में क्या हो जाएगी, यूरिन में हीमोग्लोबिन की उपस्थिति। एक आती है पाइलूरिया। पाइलूरिया, तो पाइलूरिया किसे कहेंगे हम, यदि यूरिन के साथ में मवाद कोशिकाएं अगर बाहर निकल रही है, मवाद कोशिकाएं, मवाद उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं, यदि यूरिन के साथ मवाद कोशिकाएं अगर बाहर निकल रही है तो वो अवस्था कौन सी कहलाती है, पाइलूरिया कहलाती है। एक आती है पीलिया। पीलिया, पीलिया आप लोग सुने, पीला, पीलापन, यानी यूरिन का पीलापन ज्यादा होना, पीला ज्यादा होना। और पीला किसकी वजह से होता है, पीत वर्णकों की वजह से। यदि यूरिन में पीत वर्णकों की मात्रा अगर ज्यादा है, यदि यूरिन में पीत वर्णकों की मात्रा अगर ज्यादा होगी तो यूरिन का कलर भी कैसा होगा, ज्यादा पीला होगा, है ना। तो यह अवस्था कौन सी कहलाती है, पीलिया अवस्था कहलाती है। तो मैंने लिखा यूरिन में पीत वर्णकों का पाया जाना, ज्यादा मात्रा में पाया जाना, कौन सी है, पीलिया। एक आती है एल्केटोनूरिया। एल्केटोनूरिया, तो यदि यूरिन में एल्केटोन ज्यादा मात्रा में अगर बाहर निकल रहा है यूरिन के साथ में, एल्केटोन यदि यूरिन के साथ में ज्यादा मात्रा में बाहर निकल रहा है तो यह अवस्था कौन सी कहलाती है, एल्केटोनूरिया कहलाती है। अब इस रोग का दूसरा नाम आता है कृष्णमूत्र रोग, या इसको बोलते हैं ब्लैक यूरिन डिजीज। ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो एल्केटोन है ये हवा के संपर्क में आते क्या हो जाता है, इसका कलर ब्लैक हो जाता है। तो एक ऐसा मनुष्य जिसमें यह रोग हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका यूरिन हवा के संपर्क में आते ही कलर कैसा हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, किसकी वजह से, एल्केटोन की वजह से यूरिन का कलर क्या हो जाएगा, हवा के संपर्क में आते ही ब्लैक हो जाता है। तो यह अवस्था क्या कहलाती है, एल्केटोनूरिया। इसका ही दूसरा नाम आता है कृष्णमूत्र रोग या ब्लैक यूरिन डिजीज। ठीक है, ये तो गई 18 डिजीज के बारे में, 18 डिजीज जो कि उत्सर्जन से संबंधित है। एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। पहली यूरेमिया डिजीज। यूरेमिया डिजीज में क्या होता है, ब्लड में यूरिया की मात्रा ज्यादा हो जाती है। कितनी ज्यादा, 10 से 30 मिलीग्राम पर 100 ml। ठीक है, दूसरी आती है गाउट का रोग। गाउट का रोग अनुवांशिक रोग होता है और इस रोग में यूरिक अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से संधियों में क्या होता है, दर्द होता है। इनके बाद में आती है किडनी स्टोन या किडनी में पत्थरी का बनना। तो किडनी में पत्थरी का निर्माण किसकी वजह से होता है, कैल्शियम ऑक्सलेट, यूरिक अम्ल के जो क्रिस्टल है उनसे और फॉस्फेट लवण से। ठीक है ना, तो ये जो तीनों तत्व होते हैं वो पेरिस वाले भाग में उनका जमाव हो जाता है, जिसकी वजह से मूत्र त्याग करने में कठिनाई होती है या अवरोध उत्पन्न होता है। एक आता है ब्राइट का रोग, इसको नेफ्रिटिस भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो ब्राइट के रोग में क्या होता है, एक जीवाणु का संक्रमण होता है। कौन सा जीवाणु है, स्ट्रेप्टोकोकाई जीवाणु का। कहाँ पे संक्रमण होता है, केशिका गुच्छ में होता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन के साथ में प्रोटीन के अणु बाहर निकलने लगते हैं। ठीक है ना, और इसके साथ साथ अगर ये रोग लंबे समय तक हो रहा है तब हमारे ऊतकों में तरल पदार्थ का जमाव स्टार्ट हो जाना, जिसकी वजह से सूजन उत्पन्न होती है। एक आती है ग्लाइकोसूरिया। तो ग्लाइकोसूरिया में क्या है, ब्लड यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा का सामान्य से ज्यादा उपस्थित होना। एक आती है डिसूरिया। तो डिसूरिया क्या है, मूत्र त्याग के समय होने वाला जो दर्द की जो अवस्था होती है इसको हम बोलते हैं डिसूरिया। एक आती है पॉलीयूरिया। तो पॉलीयूरिया क्या है, यूरिन की मात्रा ज्यादा निर्माण होना। पॉलीयूरिया में क्या है, नेफ्रॉन के द्वारा जल का पुनः अवशोषण कम होना, जिसकी वजह से यूरिन की मात्रा बढ़ेगी। एक आती है सिस्टिस। तो सिस्टिस में क्या हो रहा है, जीवाणु का संक्रमण हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, मूत्राशय में हो रहा है, जिसकी वजह से मूत्राशय में सूजन होती है और हमें क्या होता है, पेन होता है। एक आती है डायबिटीज इंसिपिडस। तो डायबिटीज इंसिपिडस किसकी वजह से होता है, एडीएच या एंटी डायबिटिक हार्मोन के कम स्त्रावण से ये रोग उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से टीसीटी वाले पार्ट में जल का पुनः अवशोषण नहीं होगा और यूरिन की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी। एक आती है ओलिगोयूरिया। तो ओलिगोयूरिया में क्या है, यूरिन की मात्रा कम बनना, है ना, तो वह अवस्था कौन सी है, ओलिगोयूरिया। एक आती है प्रोटीनयूरिया। यदि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा सामान्य से भी ज्यादा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोटीनयूरिया। एक आती है एल्बुमिन। यदि यूरिन में एल्बुमिन की मात्रा ज्यादा है या उनकी उपस्थिति है उसको हम बोलते हैं एल्बुमिनिया। एक आती है कीटोनूरिया। कीटोनूरिया क्या होती है, कीटोन काय की उपस्थिति या यूरिन के साथ कीटोन काय का बाहर निकलना। एक आती है हेमाटोयूरिया। हेमाटोयूरिया में क्या होता है, आरबीसी का बाहर निकलना। हीमोग्लोबिन यूरिया में क्या है, हीमोग्लोबिन की उपस्थिति किसमें, यूरिन में। पाइलूरिया में क्या है, मवाद कोशिकाओं का बाहर निकलना।
और पीलिया में क्या है, पीत वर्णकों की मात्रा ज्यादा होना यूरिन में, और एल्किटोन में क्या होता है, एल्किटोन की उपस्थिति जो हवा के संपर्क में आते क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है, काला हो जाता है। तो ये तो हो गए ऊष्ण से संबंधित रोग। अब हम बात करेंगे रुधिर अपोहन। रुधिर अपोहन, देखो हम रुधिर अपोहन के बारे में बात करते हैं। तो रुधिर अपोहन में जब किडनी अपना काम प्रॉपर रूप से नहीं कर पाती है, अपना काम प्रॉपर रूप से नहीं कर पाती है, या किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, उस अवस्था की अगर हम बात करें, किसी न किसी वजह से मनुष्य शरीर की किडनी अगर अपना काम करना बंद कर देती है, तब क्या होता है, ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। भाई किडनी का मुख्य काम क्या होता है, ब्लड में यूरिया को अलग करना और फिर यूरिन के रूप में बॉडी से बाहर निकालना। यदि किडनी ये काम नहीं कर रही है, किसी न किसी वजह से ये किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अब ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो कौन सी अवस्था है, यूरेमिया। यूरेमिया अवस्था है जो हमने पीछे पढ़ा रहा कि ब्लड में अगर यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो रही है तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, यूरेमिया अवस्था। अब मनुष्य शरीर में यूरेमिया अवस्था उत्पन्न हो रही है। अब एक लिमिट समय तक या लिमिट तक तो वो पॉसिबल है, तो अगर लिमिट से ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमें ब्लड में से यूरिया को बाहर निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो आपने डायलिसिस का नाम आपने सुना होगा, डायलिसिस को ही हिंदी में क्या बोलते हैं, रुधिर अपवहन बोलते हैं, ठीक है ना। और डायलिसिस या रुधिर अपवहन के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, बाहर जो लेबोरेटरी में है या हॉस्पिटल में है, उसको हम क्या कर रहे हैं, ब्लड में से यूरिया को चिकित्सीय माध्यम से या एक आर्टिफिशियल किडनी के माध्यम से हम उसको बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो जो हॉस्पिटल्स वगैरह वहाँ पे एक आर्टिफिशियल किडनी का बनाई हुई होती है, जिसमें ब्लड को इसके अंदर से गुजारा जाता है, जिसकी वजह से यूरिया अलग हो जाती है और ब्लड अलग रहता है। वो प्रोसेस कैसी होती है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो अब हम बात करें ये रुधिर अपवहन के बारे में, डायलिसिस के बारे में। तो रुधिर जो अपवहन होता है, तो ये कब हम सबसे पहले तो हम अप्लाई कब करते हैं, जब यूरेमिया अवस्था उत्पन्न होती है तब। अब यूरेमिया अवस्था कब उत्पन्न होती है, जब हमारी किडनी प्रॉपर ढंग से कार्य नहीं कर रही है, या किडनी क्या हो जाती है, इनएक्टिव हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है, किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, तब यूरेमिया अवस्था उत्पन्न होती है। तो यूरेमिया अवस्था में क्या, ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। यूरिया क्या होती है, हमारे शरीर के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है, ठीक है ना। यूरिया को हम कम समय के लिए ही हम हमारी बॉडी में स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हम रुधिर अपवहन के द्वारा जिस रोगी में किडनी काम नहीं कर रही है, ब्लड में यूरिया की मात्रा ज़्यादा हो रही है, तो हम उसका जीवन काल को कुछ समय के लिए बढ़ा रहे हैं। कुछ बढ़ाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रुधिर अपवहन कर रहे हैं। तो रुधिर अपवहन में सबसे पहले मैंने लिखा है यूरेमिया अवस्था उत्पन्न हो रही है। उनके बाद में क्या है, जिसका हम डायलिसिस कर रहे हैं, जिसका हम रुधिर अपवहन कर रहे हैं, तो उस रोगी की मुख्य जो धमनी होती है, मुख्य धमनी से हम रक्त को बाहर निकाल रहे हैं। सबसे पहला स्टेप तो क्या होता है, रोगी की मुख्य जो धमनी है उसमें से ब्लड को बाहर निकालेंगे। अब ब्लड को बाहर निकालने के बाद में हम ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करेंगे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे। और ठंडा करने के बाद हम इसमें क्या मिक्स करते हैं, हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक मिक्स करते हैं या मिलाते हैं। सबसे पहले तो हमने रोगी की जो मुख्य धमनी होती है, उस धमनी में से हमने ब्लड को बाहर निकाला है। ब्लड को बाहर निकाल करके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा किया है, और ठंडा करने के बाद में हम क्या मिला रहे हैं, हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक मिलाते हैं, ठीक है ना। अब ये हिपेरिन क्या होता है, हिपेरिन होता है एक ऐसा मटेरियल या केमिकल मटेरियल या रासायनिक पदार्थ होता है जिसकी उपस्थिति में ब्लड में थक्का नहीं बनता है या ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ब्लड का थक्का या ब्लड नहीं जमता है ना। तो ब्लड का थक्का नहीं बनता है, किसकी वजह से, हिपेरिन की वजह से, ठीक है ना। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम ठंडा करेंगे। उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक मिला रहे हैं या उसमें ब्लड में मिक्स कर रहे हैं। अब मिक्स करने के बाद में हम एक आती है सेलोफेन झिल्ली से आवृत एक नलिका होती है, इसी को हम सेलोफेन झिल्ली से आवृत जो नलिका है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्तरी बोलते हैं।
सिरोफिन झिल्ली से आवृत जो नलिका है उस नलिका में से हमें गुजार दें। अब ये सिरोफिन जो झिल्ली होती है ये प्रोटीन अणुओं के लिए तो क्या होती है, अपारगम्य। ब्लड में जो प्रोटीन के जो अणु होते हैं उनके लिए तो क्या होती है, ये अपारगम्य होती है, लेकिन यूरिया के लिए क्या होती है, ये पारगम्य होती है। ठीक है ना, इसको हम बना सकते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने एक नलिका बनाई है और इस नलिका के चारों यहाँ पे एक जो झिल्ली है उसको सिरोफिन झिल्ली बोलते हैं। इसमें से हम ब्लड को भेज रहे हैं। ठीक है ना, तो ब्लड के ऊपर जो यूरिया है यहाँ पे भी तरल पदार्थ भरा हुआ होता है। यहाँ पे क्या हुआ, एक तरल पदार्थ भरा हुआ है, इसको बोलते हैं एल्कोहल। इसको क्या बोलेंगे, एल्कोहल। यानी इन नलिकाओं के बीच में यहाँ पे मैंने एक नली बनाई है, बहुत सारी नलिकाएं होती है ना, तो इन नलिकाओं के बीच में क्या एक तरल पदार्थ भरा हुआ रहता है जिसको बोलते हैं एल्कोहल द्रव्य। ठीक है ना, तो जो रोगी में से हमने जो ब्लड को निकाला है जिसमें हेपेरिन हमने मिक्स किया है, उनके बाद में उस ब्लड को हम इस नलिकाओं में से गुजार दें तो ये नलिका पारगम्यता की अगर हम बात करें तो ये नलिका क्या होती है, पारगम्य होती है। किसके लिए पारगम्य होती है, यूरिया एंड यूरिक अम्ल के लिए तो ये पारगम्य होती है, लेकिन प्रोटीन के अम्ल के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। अब जो ही ये ब्लड गुजरेगा तो ब्लड में अगर यूरिया या यूरिक एसिड है वो कहाँ पे आ जाएंगे, एल्कोहल द्रव्य में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ब्लड में यूरिया एंड यूरिक एसिड कहाँ पे आ जाएंगे, एल्कोहल द्रव्य में, और प्रोटीन के जो अणु ब्लड में ही रह जाएंगे और ब्लड को वापस से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना, अब इस ब्लड को यानी सिरोफिन झिल्ली युक्त जो नलिका में से ब्लड को गुजारने के बाद अब उस ब्लड में यूरिया बाहर निकल गई है। ठीक है ना, तो उस ब्लड को शरीर के ताप पर हम उसको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और शरीर का तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 37 डिग्री के समथिंग होता है, तो उस ताप पर हम उसको क्या करेंगे, ब्लड को गर्म करेंगे। और ब्लड को गर्म करने के बाद हम क्या मिला रहे हैं, एंटी हिपेरिन उसमें मिक्स कर रहे हैं। पहले तो हम हिपेरिन मिक्स कर रहे हैं, अब हिपेरिन का एंटी मिक्स कर रहे हैं, एंटी हिपेरिन को मिला रहे हैं, और मिलाने के बाद में रोगी में उस ब्लड को वापिस चढ़ा दिया जाता है। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस के दौरान हम क्या कर रहे हैं, ब्लड में से यूरिया को हम बाहर निकाल रहे हैं, जिसकी वजह से रोगी का कुछ समय के लिए जीवन काल बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो ये प्रोसेस क्या कराती है, डायलिसिस या युधिर अपोहन। तो युधिर अपोहन में सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, युधिर अपोहन की परिभाषा आपको बतानी है। ठीक है ना, तो यदि इसके बारे में आपको क्या बताना है कि यदि किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, यूरोनिया अवस्था उत्पन्न होती है, तो इस अवस्था में हम क्या करें, लेबोरेटरी में या लैब में या हॉस्पिटल्स में यूरिन में से या ब्लड में से हम यूरिया को बाहर निकाल रहे हैं आर्टिफिशियल रूप से। तो ये जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, युधिर अपोहन। अब युधिर अपोहन करते कैसे उसके बारे में आपको बताना है कि सबसे पहले रोगी की जो मुख्य धमनी होती है उस धमनी में से हम क्या करते हैं, ब्लड को बाहर निकालते हैं। उनके बाद में ब्लड को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर हम उसको क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। ठंडा करने के बाद में हम इसको हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक मिलाते हैं। प्रतिस्कंदक मिलाने के बाद में हमें सिरोफिन झिल्ली से आवृत जो नलिकाएं होती है उसमें से हम उस ब्लड को गुजारते हैं। अब सिरोफिन झिल्ली के बारे में आपको बताना है कि सिरोफिन झिल्ली प्रोटीन अणु के लिए अपारगम्य व यूरिया व यूरिक एसिड के लिए क्या होती है, पारगम्य होती है, जिसकी वजह से यूरिया एंड यूरिक एसिड पारगमित होकर अपोहनी द्रव्य में आ जाती है। ठीक है, अब ब्लड जो कि शुद्ध हो गया उस ब्लड को हम शरीर के ताप पर गर्म करेंगे, एंटी हिपेरिन प्रतिस्कंदक मिलाएंगे और उनको हम वापस उस ब्लड को हम वापस से उस रोगी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, युधिर अपोहन कहलाती है। और इस प्रक्रिया के द्वारा हम रोगी का कुछ समय के लिए हम क्या कर सकते हैं, जीवन काल बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया युधिर अपोहन के बारे में। अब एक लास्ट टॉपिक आता है किडनी ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांटेशन। यदि हमारी किडनी खराब हो गई है तो उस कंडीशन में हम 2 प्रकार से हम उसका उपचार कर सकते हैं। एक तो हम ये युधिर अपोहन के द्वारा कुछ 2 या 3 दिन के अंतराल में हम उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ पे हम उसको युधिर को निकाला करके वैसे कर सकते हैं। एक हम इसकी किडनी का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो किडनी ट्रांसप्लांटेशन यानी एक आदमी की किडनी किसी रोगी में ट्रांसफर करना की जो प्रोसेस या प्रक्रिया होती है उसको बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है ना, ठीक है। अब किडनी ट्रांसप्लांटेशन हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम बात करें तो
किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए सबसे पहली जो कंडीशन होती है वो होनी चाहिए कि जिससे हम किडनी ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उससे निकट रिलेटेड होना चाहिए, है ना, निकट संबंधी होना चाहिए ना, क्लोज रिलेटिव होना चाहिए, या उनका परिवार का कोई सदस्य होता है, उसी से ही किडनी एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में हम उसको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। क्यों कर सकते? अब किसी अनजान व्यक्ति की किडनी हम ट्रांसप्लांट क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जो रोगी का शरीर उसकी किडनी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। क्यों नहीं करेगा? हमारा प्रतिरक्षा तंत्र की वजह से। देखो, हमारी बॉडी में कोई भी अगर बाह्य पदार्थ प्रवेश करता है, कोई भी एनिमल, कोई भी बाह्य पदार्थ, चाहे वो एनिमल्स हो या कोई प्लांट्स हो या कोई एलर्जेंस हो, तो हमारी बॉडी उसको स्वीकार नहीं करती है। हमारा इम्यूनो सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र होता है वो उसको स्वीकार नहीं करता है, और उसके विरुद्ध हमारी बॉडी क्या करती है, कुछ पदार्थ जिसको हमने एंटीबॉडी बोलते हैं उसका निर्माण करती है और उसको मारने का कार्य करती है, ठीक है। तो किसी दूसरे ह्यूमन या दूसरे मनुष्य का जो अंग है उस अंग को भी हमारे शरीर स्वीकार नहीं करता है, उसके अंग को भी हमारे शरीर को स्वीकार नहीं करता है। उस कंडीशन में दो मनुष्य की अगर भौतिक संरचना के लगभग सेम होती है, जितनी ज़्यादा सेम होगी एक दूसरे का जो ऑर्गन है वो ऐसे उतना ही ज़्यादा करेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम अपने जो परिवार का जो सदस्य है उसी से ही हम किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं। और दूसरा है कि जब हम किडनी को ट्रांसप्लांट करते हैं तब हमारे इम्यून सिस्टम या प्रतिरक्षा तंत्र को निष्क्रिय किया जाता है। निष्क्रिय करके ही हम उसको किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में एक दो बातें कि किडनी ट्रांसप्लांट होती क्या है, इनकी परिभाषा आपको बता दी, और किडनी ट्रांसप्लांट हम करने के लिए हम क्या क्या कंडीशन चाहिए। तो आपको दो कंडीशन आपको ध्यान रखनी है कि जिसकी हमने किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो वो उनका निकट संबंधी होना चाहिए। पहली बात तो ये याद रखनी है। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि जब हम किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो जिसमें हम ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो उसका जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको औषधियों के माध्यम से हम निष्क्रिय करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया किडनी ट्रांसप्लांट। तो अपना उत्सर्जन तंत्र वाला जो चैप्टर जो हम 25 या 25 नंबर का चैप्टर जो पढ़ रहे थे वो आज कंप्लीट हो गया है। इनका मैंने अभी आपको PDF बना करके भेज रहा हूँ और आप इनको क्या कर लेना, अपनी राइटअप कर लेना। अब कल हम बात करेंगे श्वसन तंत्र के बारे में, ठीक है। ओके।